बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हम्माद हुसैन और आप तमाम दोस्तों को स्कॉलर सेज के प्लेटफॉर्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन ओवर सोसाइटी। दोस्तों, हमें ये देखने को मिला है, हमें ये सुनने को भी मिला है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सालाना 8 लाख अफराद डिप्रेशन की वजह से मौत का मजा चखते हैं और इनमें 80% लोग वो लोग हैं जो कुदरती मौत नहीं मरते बल्कि सुसाइड अटेम्प्ट करने से मरते हैं और 20% लोग वो लोग हैं जो कि कुदरती मौत मरते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में क्यों शामिल है जिसमें लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? दोस्तों, इसकी वजह क्या है? डिप्रेशन आखिरकार चीज क्या है? एंजाइटी क्या चीज है? और हमारे मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? इसको डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये तमाम बातें आज हम इस पैनल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल डिस्कशन में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर एहसान अतहर, सीईओ आर एकेडेमिया एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू अम्मा, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ हमारे साथ पैनल डिस्कशन में मौजूद हैं मोहतरमा माहम इजाज, एमएससी इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और मरहम हेल्थ केयर में एज अ कम्युनिकेशन एग्जेक्टिव अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी सर, हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आने वाली नस्ल जैसा कि टीन एजेस में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है और लोग जो हैं इस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। अगर वो किसी एक चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें तो मुसलसल उसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और यही चीज हर इंसान को डिमोटिवेट करती है और एक इंसान जो डिमोटिवेट हो जाता है वो अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर एहसान अतर से है और वो ये है कि सर डिप्रेशन और एंजाइटी आखिर चीज क्या है? लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं व्यूवर्स को खुशामदीद कहूँगा आज के सेशन के अंदर, जो कि हमने इस नौयत से रखा है कि ड्यूरिंग दीज डेज इन कोविड-19 लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ले रहे हैं। तो आज जी के सर। सेशन में सर, तो क्योंकि मैडम का सेशन है और मैडम इस फील्ड के साथ रिलेट करती हैं ज़्यादा, लेकिन मैं अपने कुछ क्वेश्चंस, अपने कुछ व्यूवर्स के एड ऑन और कुछ अपने कमेंट्स देना चाहूँगा बीइंग अ जनरल पॉपुलेशन। होता यस कुछ सर। इस तरह से हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह हमाद ने राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, इवन के बच्चे भी कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अगर हम डिप्रेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करें तो डिप्रेशन बेसिकली जो कॉज करता है, डिप्रेशन जो होता है बेसिकली इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल। फिजिकल क्या है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिनको रिलीज होना होता है, वो रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जी हम सर। फिजिकल एंजाइटी या फिजिकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल होती है कि कुछ एंजाइम जिनको डिस्चार्ज नहीं होना होता लेकिन हमारा माइंड उनको डिस्चार्ज कर देता है, दैट विल कॉज द फिजिकल डिप्रेशन। तो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों डिप्रेशन की कॉज बनती हैं और अक्सर हमें ये बात सुनने को, देखने को, समझने को मिलती है कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो बहुत से लोग डिप्रेशन को और एंजाइटी को लिंक करते हैं थिंकिंग के साथ, कि जब भी कोई इंसान ज्यादा सोचता है, ज्यादा सोचने की कोशिश करता है तो अल्टीमेटली उसको डिप्रेशन होती है। तो यहाँ जी मैं सर, ऐसा ही है। का व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, व्यूअर्स के दिमाग से थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करूंगा, वो इस तरह से कि बहुत सारे व्यूअर्स रिलेट करते हैं कि ज्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, ज्यादा सोचने की वजह से एंजाइटी हो जाती है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम रिसर्च इस बात के ऊपर करें और थोड़ा सा समझें कि जो एक प्लेयर जो क्रिकेट फील्ड के अंदर या हॉकी की फील्ड के अंदर खेल रहा होता है, तो क्या वो ज्यादा सोच रहा होता है या कम सोच रहा होता है? तो यूजुअली सबका आंसर यही होगा कि वो ज्यादा सोच रहा होता है। ज्यादा तो क्या सोच उसको रहा होता है। एंजाइटी होता है?
कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी उसको नहीं होता। तो यहाँ ये बात क्लैरिफाई करना मैं चाहता हूँ कि कभी भी तेज सोचना, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, इसकी वजह से डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन यूजुअली होता जब है कि जब आप की चीजों के दरमियान, जब आपके दिमाग के अंदर आने वाले आइडियाज के दरमियान क्लैरिटी नहीं आती, जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो तब डिप्रेशन कॉज करता है। डिप्रेशन यस कभी सर। भी ज्यादा सोचने से नहीं आता, डिप्रेशन कभी भी तेज सोचने से नहीं आता, क्योंकि अगर इस चीजों से वजह से आता तो जो लोग जितना ज्यादा वर्क करते हैं, जो लोग रिसर्च में जितना ज्यादा होते हैं, उन्हें डिप्रेशन उतना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम रिसर्च को देखें तो डिप्रेशन उन लोगों में कंपैरेटिवली कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि दे हैव द क्लैरिटी ऑफ आइडिया इन देयर माइंड, और जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी ऑफ आइडिया होगी तभी हम बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर तरीके से किसी चीज को समझ सकते हैं। सो द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड अबाउट अ सेम सिचुएशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट मस्ट बी देयर। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप सोचें कम या सोचें ज्यादा, डिप्रेशन आना है, एंजाइटी आनी ही आनी है। ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमारी आज की पॉपुलेशन इसको मिसमैच करती है, या आज की पॉपुलेशन इसको थोड़ा सा सही समझ नहीं सकती। तो इस चीज को अपने दिमाग को क्लियर करने की जरूरत है, अपने जहन को ठीक तरह से काम करने की जरूरत है। और दोनों चीजें, आपका जो माइंड होगा, आपका जो थॉट होगा, आपका जो फिजिकल पार्ट होगा, जो आपका जो साइकोलॉजिकल पार्ट होगा, इनको एक ही डायरेक्शन के अंदर इनलाइन करने की जरूरत है, ताकि आप उस चीज की मीनिंग्स को एग्जैक्टली सही अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैम ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, और वो ये है कि हमारे मुआशरे में हम लोगों ने बहुत से लोगों को देखा है कि जो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को कैच नहीं कर पाते, कि हमें पता नहीं होता कि किस किस्म के लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी? ठीक, थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस सेशन। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी को हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसमें आप कह सकते हैं कि सिविरिटी का फर्क है और थोड़ा ड्यूरेशन का फर्क है। जो एंजाइटी है वो इटसेल्फ इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, ये एक बल्कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। यानी अगर आपको एग्जाम्स की एंजाइटी नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो इस चीज को जो ये स्ट्रेस होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हम अक्सर हमारी यानी यूथ में या अवाम में ये है कि वो सैडनेस को या इस तरह के सिम्टम्स को लेकर कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें दो मेन सिम्टम्स आते हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपका किसी भी चीज में जो पहले आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है या प्लेयर मिलता था वो टोटली लॉस हो जाता है। दूसरा ये है कि आपका मोस्टली पूरे दिन में जो मूड है वो डिप्रेस रहता है, और ये जो आपकी सिचुएशन है ये तकरीबन 2 वीक्स तक परसिस्ट करती है। अगर ये 2 वीक्स तक परसिस्ट करती है तो तब हम क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको मेजर डिप्रेसिव एक डिसऑर्डर है, क्योंकि डिप्रेशन में भी फर्दर कैटेगरीज हैं डिसऑर्डर्स की। मैम तो इस तरह हम उसको तब जब उसके किसी थेरेपिस्ट के पास आते हैं, सिम्टम्स मैच करते हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि एक फिजिशियन जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि जो बीमारी है उसकी रूट कॉज पता लगे। इस तरह हमारे कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह, तो उससे जो है वो उनकी सेवेरिटी और डायग्नोसिस किया जाता है और पता लगता है। इसके अलावा इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें यह है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है, कुछ को नींद बिल्कुल खत्म हो जाती है। भूख के हवाले से भी ये है, कुछ में सीवियर जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट है, और कुछ में बहुत ज्यादा भूख का लगना है। फिर इस तरह आपकी रेस्टलेसनेस की जो सिचुएशन है वो प्रिवेल करती है बहुत ज्यादा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको किसी भी चीज में करने में जो कोई एक एनर्जी होती है या मोटिवेशन होती है वो नहीं आ रही होती। तो इस तरह की साइंस हैं। और एंजाइटी की सिम्टम्स अगर हम देखें तो उसमें ये है कि सेम है डिप्रेशन से, लेकिन सिविरिटी बहुत कम है, यानी ऑन एंड ऑफ आएगी। जिस तरह सैडनेस है या इस तरह की, तो वो आपको चली भी जाएगी, वो प्रिवेल नहीं करती है डिप्रेशन की तरह। इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सर एक क्वेश्चन जो है वो जो हमारे माशरे के जो लोग हैं इनको डिप्रेशन का पता नहीं चलता कि वो लोग कब डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और वो लोग ये चीज कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन वो होते हैं।
लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि हम लोग डिप्रेशन का शिकार है। तो सर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डिप्रेशन मेंटल इलनेस की वजह बनता है या मेंटली इलनेस जो है वो डिप्रेशन की वजह बन रही होती है? ये दोनों हम अगर हम इसमें थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें तो हम इस बात के नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कि जिनको डिप्रेशन का नहीं पता होता कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, या डिप्रेशन होने की वजह से एंजाइटी हो रही है, या डिप्रेशन की वजह से इलनेस हो रही है, या इलनेस जी की वजह सर, से डिप्रेशन तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पेरेंटिंग है उसकी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और स्पेसिफिक टू आवर कॉन्टेक्स्ट लाइक पाकिस्तान, के पेरेंट्स की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को बकायदा उसका चेक एंड बैलेंस रखे। मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें ये था कि जो बच्चा डेली 3 आवर से ज्यादा कोई मीडियम यूज करता है, कोई मीडिया किसी तरह की भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है जिसमें ये टीवी प्रिंट आती मीडिया। है और उसके अलावा मोबाइल फोन, सेल फोन, फेसबुक और सोशल मीडिया सारे आ जाते हैं। अगर कोई यूज करता है तो कंपैरेटिवली वो आइसोलेट होता जाता है, और जितना कोई इंसान आइसोलेट होगा अल्टीमेटली वो अपनी फैमिली से दूर होता चला जाएगा, और ऐसे ही है सर। जितना आप सोशल बाउंडिंग से दूर होंगे तो अल्टीमेटली ये सारी ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल इलनेस है, ये सारी चीजें वकूफ होंगी। तो हमें ये चाहिए, पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं हमेशा अपने हर सेशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता आया हूँ कि सोसाइटी के अंदर कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स के यस बाद सर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो टीचर्स के ऊपर आती है, ठीक है। और अगर इन दोनों से कोई कोताही हो जाती है तो फिर सोसाइटी एट अ लार्ज हमारा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करें हम किसी तरह से अल्टीमेटली ये करा सकते हैं, बता सकते हैं अपनी ऑडियंस को किस तरह से इन चीजों को बावर करवा सकते हैं कि अल्टीमेटली जो डिप्रेशन है ये बाकी बीमारियों की तरह बीमारी है। डिप्रेशन की जो प्रिलिमिनरी स्टेजेस होती हैं उसके ऊपर तो आप उससे बच सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आता है कि एक ऐसी चीज आती है जब आप कभी भी इन चीजों से नहीं बच पाते। आप इस हद तक डिप्रेशन के अंदर, इस हद तक एंजाइटी के अंदर, इस हद तक गुजर जाते हैं कि अल्टीमेटली आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ती है। और जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर क्या देगा आपको मेडिसिन? आपका दिमाग डिप्रेस है, आपको एंजाइटी है, तो अल्टीमेटली डॉक्टर क्या यूज करेगा? डॉक्टर अल्टीमेटली हमेशा कोशिश करेगा कि आपको कोई नींद आवर गोलियां दे देगा या वो आप देगा जिसका में आपके माइंड को आने के जो चांसेस हैं, जो माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाए। तो अल्टीमेटली जब आपका रिलैक्स होने की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली आपको उन थॉट्स के अंदर कमी आएगी। लेकिन अल्टीमेटली मेडिकेशन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि डिप्रेशन जो ज्यादातर होती है वो फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल होती है। वो सही है, ठीक है। जब वो परसीव्ड होती है तो अल्टीमेटली वो फिर इलनेस की तरफ भी लेके जाती है, वो सारी चीजें कॉज करती है। जो आपका क्वेश्चन था कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, वो रिलेट इस तरह से करेगी। अपने व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा डिप्रेशन से इलनेस कॉज होती है, और जब कोई इलनेस एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो वो मजीद डिप्रेशन कॉज करती है। तो ये इसको कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं, या रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं कि हमेशा होने से क्या होगा, अल्टीमेटली डिप्रेशन होने की वजह से आपका मेंटल इलनेस जाएगा, आपका मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर जब हम बात करते हैं उसके ऊपर जाएगा। और जब आपको इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर होगा तो अल्टीमेटली आपके अंदर डिप्रेशन के जो चांसेस होंगे कंपैरेटिवली वो बढ़ जाएंगे। मैम सर एहसान के क्वेश्चन से ही मैं एक क्वेश्चन जो है वो निकालता हूँ। जिस तरह सर ने एक बात की है कि मेडिसिन इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सोसाइटी में देखें तो बहुत से लोग इस तरह के हैं कि अगर उन्हें ये लगना शुरू हो जाए कि जी वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं तो वो साथ ही मेडिसिन वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मेडिसिन वो खाते हैं वो सिर्फ एक थोड़े वक्त के लिए ही उन पर असर करती है और थोड़े वक्त के लिए ही डिप्रेशन को दूर करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डोज जो है ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन की वजह से डोज ज्यादा लेना शुरू कर देगा, क्या ये डोज उस इंसान के लिए साइड इफेक्ट का सबब नहीं बनेगी? आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारी पब्लिक में ये है कि हम लोग विदाउट यानी किसी भी रहनुमाई के मेडिकेशंस लेना शुरू कर देते हैं। जी ऐसे ही है।
और डिप्रेशन से रिलेटेड या इस तरह एंग्जाइटी से रिलेटेड जितनी भी मेडिकेशंस हैं उनमें ज़्यादातर यही होता है कि वो आपकी स्लीप को इंक्रीज कर देती हैं। उनका मकसद यही होता है कि वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डिजी रखें, कि आपकी थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा ना हो। लेकिन ये इसी तरह है कि आप किसी जख्म को ऊपर से तो उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन उसको अंदर से उसकी रूट कॉज जो है उसको नहीं डील कर रहे हैं। तो मेडिकेशंस आपके एक सरफेस के तौर पे काम करेंगी कि थोड़ी देर तक हो सकता है आपकी चीजों की सेवेरिटी कम हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली जो है वो इनका साइड इफेक्ट होता है। और दूसरा ये कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये भी हमारे जी साथ मैम, प्ले करती हैं, साइकोलॉजिकली प्ले करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मेडिकेशंस हैं उनको एडिक्शन में नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया ऐसे ही जाता? है। कहते हैं कि जी इसके लिए क्रेविंग नहीं होती है, इसमें क्रेविंग, अब आप कोई इंसान क्या कभी क्रेव करेगा कि उसको डिप्रेशन हो या वो इस तरह नो, की मेडिकेशंस खाए? तो इस तरह वो वर्ड से प्ले करके इन मेडिकेशंस को मार्केट में बेच देते हैं कि ये तो डिप्रेशन की सेवेरिटी वाली नहीं है और आप नींद के लिए ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि इस उनकी सेवेरिटी की ये कंडीशन होती है कि हम उनको सिर्फ थेरेपी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। तो आप कह लें कि जिस तरह कुछ चीजों के साथ कोई चीजें सपोर्टिंग होती हैं या सप्लीमेंटिंग होती हैं, तो मेडिकेशन स्टार्ट की जा सकती है बहुत थोड़े लेवल से। लेकिन ये है कि इन द लॉन्ग रन जो अगर आपको कोई चीज फायदा पहुंचा सकती है तो वो थेरेपी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को रूट से ट्रीट नहीं करेंगे, वो बार बार जब भी आप दवाइयां छोड़ते हैं दोबारा सिम्टम्स राइज हो जाते हैं। यस इनफैक्ट ऐसे ही है मैम। आप एडिक्टेड होते जाते हो। जी फिर जी उसके साथ साथ आपके और बहुत से सिस्टम जो है वो बिगड़ते जाते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म हमारा गोल नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट का हमेशा इन द लॉन्ग रन होना चाहिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारा ये गोल होता है और होना भी चाहिए कि हम पेशेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट कर सके, वो खुद जी। अपने आप को बेहतर तरीके से, ना कि वो डिपेंडेंट रहे किसी थेरेपिस्ट पे, किसी मेडिकेशंस पे। तो अच्छा जी मैडम, मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर इतने ईमानदार हमारे डॉक्टर, हमारे साइकोलॉजिस्ट हो जाएं कि वो खुद ट्रेन कर दें, तो अल्टीमेटली फिर उनकी रोजी रोटी किस तरह से चलेगी? नहीं, या ऐसा ही है कि मैं थोड़ा कोट करना चाहूंगा। एक अमेरिकन थे डॉक्टर, उनकी खुद की फ्रेज ये है कि अगर डॉक्टर खुद ही मरीज को ठीक कर देगा तो डॉक्टर के पास दवाई लेने कौन आएगा? यही मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर वो ट्रेनिंग की कैपेसिटी उसके अंदर पैदा कर देगा तो अल्टीमेटली उसकी दुकान किस तरह से चलेगी, उसके पास मेडिसिन लेने कौन आएगा? अच्छा, इसमें ये है कि डेफिनेटली इस जो हमारी फील्ड है इसमें हमारा ये तो नहीं होना चाहिए कि अब अपने उसको चलाने के लिए हम कहें कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हों ये वो। लेकिन ये है जी कि हमें हमेशा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। यानी आप अगर सेल्फ टॉक करते हैं ना, जिस तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इस तरह होता है कि बहुत से लोग सेल्फ टॉक करते हैं, तो जी आप अपने ही खुद में सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आप उस चीज से निकल नहीं सकते। तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प तो चाहिए होती है। लेकिन मैं इस फील्ड में मेरा मैसेज भी है इस सेशन के थ्रू तमाम साइकोलॉजिस्ट को भी, साइकेट्रिस्ट को भी, कि वो अपनी ही फील्ड को रिस्पेक्ट दें। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को, कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिस तरह साइकेट्रिस्ट के पास आता है, तो वो कोशिश करते हैं कि मेडिसिन दे ही दें। हर जरूरी नहीं है कि हर ट्रीटमेंट को डायग्नोज किया जाए, मतलब जो भी उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो थेरेपी के साथ भी हो सकती है। तो जो उनके पास इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं वो साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें। साइकोलॉजिस्ट को जो लगता है वो नहीं ट्रीट कर सकते तो वो साइकेट्रिस्ट को करें। लेकिन ये कि अल्टीमेटली डेफिनेटली हमारा जो गोल है वो टू सर्व द ह्यूमन काइंड है। तो हम थोड़ा सा मैडम एलैबोरेट कर दें, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट? ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का ये है कि हम लोगों की इस तरह जिस तरह बीएस साइकोलॉजी होती है, उसके बाद फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन होती है, एमएस पीएचडी वगैरह और डिफरेंट फील्ड्स में, तो हम लोग मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। जबकि जो साइकेट्रिस्ट है वो एमबीबीएस के बाद जिस तरह स्पेशलाइजेशन होती है साइकेट्री में वो करते हैं, और फिर उसके बाद ये कि वो मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है। सर एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि हमारे लाइव सेशन वो लोग देख रहे हैं जो कि टीन एज में हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आप अगर देख लें, वो भी कहते हैं मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। लेकिन अगर एक रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि डिप्रेशन टीन एजर में बहुत ज्यादा पाया जाता है,
बड़ों की निस्बत जो लोग टीन एज क्रॉस कर चुके हैं उनको ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन जो टीन एज में है उन लोगों को ज्यादा डिप्रेशन होता है। इसकी क्या वजह है सर? तो इसकी बेसिक एक ही वजह है, जिस तरह मैं अपनी बात को कनेक्ट करूंगा जहां से मैंने लास्ट बात छोड़ी थी, वो ये थी कि अगर आपको जहन दौड़ाएं तो मैं कह रहा था अल्टीमेटली कि जो ओवर थिंकिंग या शार्प थिंकिंग की वजह से आप कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाते। आप डिप्रेशन के अंदर जाते हैं जब आपके माइंड के अंदर जो आइडियाज होते हैं उनके दरमियान क्लैरिटी नहीं होती, या क्लैरिटी नहीं होती, या हम उसको कन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। जब आपके आइडियाज के दरमियान, माइंड मेंटल थिंकिंग के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उस कन्फ्लिक्ट के आने की वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, उस कन्फ्लिक्ट के आने की वजह से आपके दिमाग की क्लैरिटी नहीं आती। अब ये यहीं से आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि टीन एजर के अंदर इंसान बहुत सारी नई चीजें लर्न कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, बहुत सारी चीजें उसको फैसिनेट कर रही होती हैं, वो उनकी तरफ जा रहा होता है, बहुत सारी चीजों को वो डिसलाइक कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये सारा चल रहा होता है। जब इंसान नए एक्सपीरियंस से कुछ नई चीज सीखता है तो अल्टीमेटली होता क्या है, उसके होने की वजह से, अब देखें ना, हर चीज उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज है। हम अगर देखें रिसेंटली अगर हम बात करें कि पबजी जो है वो बैन कर दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, लोगों ने जनाब लगा लिए, स्टेटस लगा लिए, वकार ज़का साहब निकल पड़े हीरो बनने के लिए। तो ये सारा भी हमारी सोसाइटी के अंदर है। अब अगर किसी भी आप जीश और इंसान से पबजी के बारे में पूछेंगे तो वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सारी यूथ बैठी हुई है कहाँ पे, हमारी सारी यूथ बैठी हुई है मोबाइल हाथ में लेके, छुट्टियां हैं, तो माँ बाप के लिए भी उनके पास एक बड़ा जबरदस्त सा बहाना है कि जनाब मोबाइल पे अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो बड़ी मजे से वो सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि पबजी कभी भी इस सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकेगी। कमिंग टू योर पॉइंट कि जो इंसान, जो कोई भी लोग या कोई भी बंदा अगर इस नीयत से आ जाए कि उसके दिमाग में टीनेजर के अंदर ही डिप्रेशन होगा, तो अगर उसके माइंड के आइडियाज के दरमियान क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी कहाँ से डिस्कस होगी, क्लैरिटी कहाँ से सॉल्व आउट होगी, कंफ्लिक्ट कहाँ पे आके खत्म होगा, या वो अपने टीचर से डिस्कस करे, या वो अपनी फैमिली से डिस्कस करे, या वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे। तो अल्टीमेटली अगर हम सोशल आइसोलेशन के अंदर चले जाएंगे और गेमिंग खेलते रहेंगे और सिर्फ क्लास में भी जाके उन्हीं लोगों से दोस्ती रखेंगे जो सिर्फ गेम को खेलते होंगे या पबजी यूज करते होंगे या वो इकट्ठे मिलकर खेलते होंगे, वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब बंदा बड़ी एज के अंदर चला जाता है, थोड़ी सी उसकी मेंटल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा, अब मिडिल एज की बात करते हैं, आफ्टर 25 ईयर, 25 ईयर अल्टीमेटली क्या है, 25 ईयर के बाद होता इंसान के अंदर ये है कि अल्टीमेटली इंसान मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है, उसका मेंटल जो एक्सपीरियंस है वो पीक के ऊपर चले जाते हैं। जब पीक के ऊपर चले जाते हैं मेंटल एक्सपीरियंस, तो उसके आइडियाज के दरमियान क्लैरिटी आ जाती है। जब आइडियाज के दरमियान क्लैरिटी आ जाती है तो अल्टीमेटली वो इंसान फिर डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, और अल्टीमेटली उसको, जैसे मैडम बात कर रही थी, मेडिकेशन की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह से एक इंसान दूसरा जिसको टीनेजर के अंदर हो जाए उसको मेडिसिन की या मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। सर आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन लोगों को चाहिए कि अपनी जो साइकी है वो दूसरों से शेयर करें, लेकिन उनके अंदर ये पॉइंट नहीं होता कि वो शेयरनेस वाली फीलिंग जो है अपने अंदर नहीं रखते, अपनी बातें वो अपने तक ही रखते हैं। अगर वो किसी दोस्त से भी शेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते, इवन डैड अपने बहन भाई तक से भी वो बातें शेयर नहीं कर सकते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्टीमेटली होता क्या है, मैं वही बात कर रहा था, हम अगर पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात करें तो हम मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट बिग 5 ट्रेड्स की बात करते हैं। तो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड में पहली है एक्स्ट्रावर्जन, और इसका जो कंट्रास्ट है, जो अपोजिट है, वो है इंट्रावर्जन। तो अगर भी देख लें तो एक्स्ट्रावर्जन वो इंसान होता है जो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज, अपनी बातें दूसरों से शेयर करता है। जब इंसान अपनी बातें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर देता है, इसका मतलब है कि वो इंसान एक्सप्रेसिव हो जाता है। जब मैं अपनी बातें दूसरों से डिस्कस करूंगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली या मुझे मेरे आइडियाज की करेक्शन का बनेगा या कोई मेरे आइडियाज को रिजेक्ट कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग के अंदर क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज आ जाएगी, मेरे दिमाग के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं आएंगे। अब दूसरी तरफ वो इंसान इंट्रावर्जन है जो दूसरों के साथ ना अपने आइडियाज, ना अपने एक्सपीरियंसेस, ना अपनी चीजें दूसरों के साथ डिस्कस करता है। उससे होगा क्या कि उसकी पर्सनैलिटी, वो खुद से सवाल करेगा और खुद से जवाब देने की कोशिश करेगा। ये सवाल हो, ये इसका जवाब होगा, उसको अपने आइडियाज के दरमियान क्लैरिटी का कोई मौका नहीं मिलेगा।
जब जी आपको सर। अपने के दरमियान क्लैरिटी का मौका नहीं मिलेगा तो इट ऑलवेज लीड्स यू टुवर्ड्स द डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्या होता है? कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन जब आप प्रोलॉन्ग लंबे अरसे के लिए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और जैसे मैडम ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब किसी चीज के जो प्रोलॉन्ग हो जाती है, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। और जब वो चीज थोड़े थोड़े वक्फे के, थोड़े थोड़े अरसे के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर आती है, तो दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। जी मैम, लास्ट ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट इशू की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में डिप्रेशन मर्दों की निस्बत बहुत ज्यादा पाया जाता है, और पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहां पे डिप्रेशन जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसकी क्या वजह है कि खवातीन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्यों पाया जाता है, और पाकिस्तान उन ममालिक में क्यों शामिल है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? ठीक है। अगर आप डिफरेंस की बात करें जो कि मेल्स और फीमेल्स में डिप्रेशन का है, तो फीमेल्स में डिप्रेशन जो है वो इसलिए ज़्यादा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एक हार्मोनल फैक्टर है। आपने देखा कि फीमेल्स जो है उनके हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, और उनकी लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और कभी पीक आता है कभी। इस वजह से भी एक, क्योंकि डेफिनेटली जो डिप्रेशन है उसमें आपके केमिकल इम्बैलेंस भी होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, और बॉडीली चेंजेस भी होती हैं। तो एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो आप देखें कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं वो फीमेल्स को ज्यादा हिट करते हैं बजाय के मेल्स को। यानी हमारी जो फीमेल्स हैं वो किसी भी जो इवेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज वाक्य होता है, उसका रिएक्शन ज्यादा इमोशनल देती हैं। तो जब आप ज्यादा इमोशनल रिएक्शन देंगे, डेफिनेटली उसमें ज्यादा कॉज होगा कि आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आप डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उसमें ज्यादा होगा। फिर दूसरा आता है इसमें कि सोशलाइजेशन किस तरह होती है। यानी आप एक फीमेल की देखिए और मेल की देखिए कि कितना डिफरेंट उनमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, कि अपब्रिंगिंग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को लेके। तो ये भी कॉज बन सकता है। दूसरा जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो फीमेल से अलग है, मेल से अलग है। तो उनके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम लोग टैगिंग कर देते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीजें एक मेल को है वो उसको मिल नहीं सकती हैं, या उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं उनको ग्रांटेड ले लिया जाता है कि इस क्योंकि ये फीमेल है तो इसने तो ये करना ही है। तो जब ये लेबलिंग हम करते हैं तो ये भी कॉज बनती है बहुत सारी कि उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं कि देखा गया कि रिसर्चर्स भी ये कहती हैं, स्टडीज भी ये कहती हैं कि वुमेन में ज्यादा है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आप देखें कि जो डिप्रेशन है उसका लिंक हमारे सोसाइटल फैक्टर से भी होता है। जैसे कि आप देखते हैं बेरोजगारी है, गुर्बत है, और अब इस वाली सिचुएशन में जिस तरह अब हम बढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है फ्यूचर को लेके। बहुत ज्यादा हर कोई जो है वो आपको टीनेजर यही कहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो भी कॉज बन रही है बहुत ज्यादा। आप सुसाइडल रेट्स की आपने बात की, तो हम अगर 1990s में देखें तो कुछ हंड्रेड्स में थी सुसाइड रेट्स पाकिस्तान में, जबकि इस साल 2019 के लास्ट में जो स्टडी की गई है उसमें देखा गया है कि 7000 जो है वो इंक्रीज आया है सुसाइडल रेट्स में। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे ऊपर एजुकेशनल प्रेशर, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल, जिस तरह सर बता रहे थे कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हमारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी जरूरत ही ना पड़े किसी में भी बाहर वाले बंदे की उससे शेयर करने की, उससे कोई गाइडेंस लेने की, अगर हम अपने माँ बाप के साथ हर चीज डिस्कस कर सकें। आपने देखा कि वो हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ये की जाती हैं कि सर्टन जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये दो प्रोफेशन हम लोगों ने चूज किए हुए हैं। तो कितना ज्यादा एक बच्चे की उस लाइफ में जो कि वो बहुत चीजें और कर सकता है, मे बी उसके अंदर और टैलेंट्स हों, स्किल्स हों, लेकिन हम उसको बांध देते हैं कि नहीं तुमने डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। क्यों? क्योंकि इसके जॉब प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं। तो वो जिस आजकल सिचुएशन आपने देखा कि ये चीज भी बहुत इंक्रीज हो गई है, और ये लीड्स करती है जब आप फुलफिल नहीं कर पाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एज अ सोसाइटी में रहते हुए, तो फिर वो सुसाइडल जो है उसकी तरफ उनको यही लगता है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन कि हम इससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। जी मैम, जिस तरह हमने माशरे में ये भी देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो ये एज वो एज होती है कि जब बच्चे को हम कुछ भी सिखाएं तो वो बहुत जल्दी वो चीज़ पिक करता है। लेकिन इस एज में अगर हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करें
तो बच्चे को बचपन में ही इतना डरा दिया जाता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं जब तक वो बड़ा होता है, और उसके पास शेयर करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, वो चाहता है अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से वो चीजें डिस्कस करे, लेकिन बचपन में जो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगा दी जाती हैं वो डर रहा होता है शेयर करने के लिए, इसकी वजह से वो बाहर दोस्तों में जाता है और बाहर दोस्तों में जाकर अपने दोस्तों वगैरह से ऐसी चीजें जो है वो शेयर करता है। तो इस बारे में आप जरा कुछ वालिदैन को ये गाइडेंस दें कि अपने बच्चों के साथ जरा फ्रेंकली बिहेव वो रखें, ताकि आपका बच्चा जो है बाहर जाने की बजाय अपने बहन भाई को या अपने वालिदैन को, वो उन्हीं को अपनी प्रॉब्लम का जो है वो बता सके, ताकि वो उन्हें परफेक्टली सोल्यूशन दे सकें। जी, अच्छा, पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत सारे सेशंस में भी जब पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही कहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा सेशन की ज़रूरत आपको है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो समझ नहीं रहे होते कि उनके एंड पे भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो हमारे तो ये कि शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत की जाती हैं बच्चों से, और कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो बहुत कम ऐसे होता है कि एक फैमिली गैदरिंग हो और उसमें कोई बच्चों से पूछा जाए स्पेशली कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह मिजाज के, मिजाजों को समझा नहीं जाता। एक तो ये एक्सेप्टेंस की जरूरत है पेरेंट्स को कि हर बच्चा एक नेचर का नहीं होता, इस तरह उसको हर ट्रीट एक, यानी कि वो ये तो यही बात आ गई कि आप कहें कि बीमारी जो है वो एक है, लेकिन आप उसको एक ही मेडिसिन से ट्रीट करें, तो आपको डिफरेंट मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ता है। इसी तरह हर बच्चे को डिफरेंट वे में ट्रीट करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी इनसिक्योरिटीज जो हैं वो एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमने, ठीक है, ये हमारी एक प्रोजेक्शन है, हमने एक सोसाइटी में हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड है हमारे बच्चे, लेकिन हमने उनको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं डालना। वो खुद क्या करना चाहते हैं उनसे पूछिए, उनको गाइड करें। इस तरह हमारी सोसाइटी में आपने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हमारी सोसाइटी में भी किसी साइंटिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन क्यों साइंटिस्ट नहीं बन पाते, क्यों रिसर्चेस अच्छी नहीं हो पाती? क्योंकि हमेशा हमें दबाया जाता है, हमें कभी भी फ्रीली वो चीजें नहीं करनी दी जाती जो कि हम करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स को यही मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सोचें कि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आप क्या छोड़कर जा रहे हैं। आप एक अच्छे जहन को छोड़कर जाएं जो कि सोर्स बनेगा कि वो फर्दर सोसाइटी में भी तरक्की ला सके। तो हम, अगर मैं यहाँ पे एक रिसर्च जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि पेरेंट्स के कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो साइकोलॉजी में देखा गया है कि जो सबसे बेस्ट स्टाइल है पेरेंट्स का, वो ऐसा है कि उसमें वो प्रोटेक्शन भी देते हैं। मतलब एक तो ये है कि बिल्कुल कुछ पेरेंट्स ने खुला छोड़ा होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो अपनी लेते हैं, तो इससे भी जो क्राइम रेट्स बढ़ते हैं और बैड कंपनीज में बच्चे जाते हैं। तो प्रोटेक्टेड भी हो, लेकिन साथ ही साथ उनको फ्रीडम भी दें, इनिशिएटिव लेने के काबिल बनाएं। अब देखिए हमारा छोटे से बच्चा भी कुछ चीजें ऐसे करता है कि ग्लास गिराने लगता है, कुछ चीज पकड़ लेता है, हम फौरन ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वो डर जाता है। वो वहीं पे उसके अंदर ये डेवलप हो जाता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जबकि आप अगर अपने वेस्ट में प्रैक्टिसेस देखें तो बच्चे जो हैं वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में खेल रहे होते हैं, उनको इवन छोटे से बच्चे होते हैं उनको स्विमिंग करवाई जाती है, उनको हाइकिंग पे लेके जाया जाता है कि इनके अंदर स्टेमिनास डेवलप हो, इनके डर खत्म हो। तो एज ए सोसाइटी में सबसे ऑब्वियसली पहला मेजर रोल पेरेंट्स का ही आता है, क्योंकि घर से ही आपकी तरबियत शुरू होती है। आप जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपकी बातों को नहीं सुनते, वो आपके अमलों को देखते हैं, इनडायरेक्टली आपसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो पेरेंट्स का यही रोल आता है कि वो प्रोटेक्टिव भी हो, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि जहां आपको लगे कि आप अपनी जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, लेकिन साथ ही साथ उनको इनिशिएटिव लेने के काबिल बनाएं और उनको इनकरेज करें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, बट इसको आप ट्राई करें। और फेलियर से मत डराएं। फेलियर जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है, हम लोगों ने इतनी टैगिंग की हुई है कि फेल हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फेलियर ही असल में इंग्रेडिएंट है टू सक्सेस। जो बंदा फेल नहीं हुआ होगा वो कभी नहीं जा सकेगा। जी। सर, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है, और इस वजह से लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और सिर्फ इसी वजह से बहुत से लोग जो कि कोविड-19 का शिकार नहीं होते लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे?
तो अल्टीमेटली ये एक किस्म का डर है जो मीडिया ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ। तो अल्टीमेटली मैं अगर मीडिया को समराइज करूं या सम अप करूं, इसके लिए तो 2-3 सेशन रिक्वायर्ड होंगे अगर हम मीडिया और मीडिया स्ट्रेटजी पर बात करें। किसी मैस कॉम वाले डिपार्टमेंट भी हम ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैं एक ऑनलाइन ही सेमिनार दे रहा था इस कोविड के दरमियान, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है मैस कॉम का, उनके अंदर। तो वहां भी इसी चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और मैंने अपना एक पॉइंट रेज किया कि आई एम टॉकिंग टू द यंग मीडिया पर्सन्स। आप में से बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स बनेंगे, आप मीडिया को, इंडस्ट्री को डील करेंगे, लेकिन अपने ऊपर से एक टैग हटाने की लाजमी कोशिश कीजिएगा। मीडिया के ऊपर सबसे जो बुरा टैग है, जो सबसे बुरी चीज समझी जाती है, वो ये है कि मीडिया वो नहीं दिखाता जो दिखाया जाना चाहिए। जी, मीडिया वो दिखाता है, मीडिया वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। जी, अल्टीमेटली ये सारी चीजें इसी वजह से हैं, ये सारे काम इसी वजह से हैं। उसकी सबसे बिहाइंड एक मेन मोटिव है या मेन वजह ये है कि हम सारा दिन, हमारे यहाँ डिप्रेशन क्यों हुआ? जो कोविड का शिकार भी ना हुआ वो डिप्रेशन का शिकार इसलिए हुआ, डिप्रेशन का शिकार हो गया। पाकिस्तान लॉकडाउन हो गया, सारे लोग घर पे बैठ गए, तो घर के पे बैठने की मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो घर में बैठ के सुकून सीधा साफ सुथरा क्या करते थे? टीवी देखते थे, खाते थे, पीते, सो जाते थे और उठ के टीवी देखते थे। जब टीवी को आप घंटे और हर घंटे के बाद न्यूज देखेंगे तो न्यूज के अंदर हेडलाइन चल रही होगी कि इस घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतने टेस्ट हुए, इतने लोग कोविड का शिकार हो गए। जी, तो कंटिन्यूसली आप बैड न्यूज सुनते हैं। हमने लास्ट सेशन जो इससे पहले किया वो किया था ब्राइटर पर्सपेक्टिव ऑफ द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। मैंने आज तक अपनी 28 साल जिंदगी के अंदर कहीं नहीं न्यूज के अंदर, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर ब्राइटर पर्सपेक्टिव ऑफ द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं सुना। लेकिन मैंने इस चीज के ऊपर सेशन किया और इस चीज के ऊपर सेशन करने का मकसद ये था कि अल्टीमेटली जो लोग होते हैं, अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली जो सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मीडिया को आप 6 पिलर ऑफ द नेशन बोलते हैं, लेकिन क्या मीडिया आपको राइटली पॉइंट आउट करता है? क्या मीडिया आपको पॉजिटिविटीज दिखाता है? किसी भी मीडिया पर्सन से कहीं भी जाके बात कर लें तो अल्टीमेटली वो क्या कहता है भला? वो कहेगा भाईजान जो दिखता है वो बिकता है। पॉजिटिव न्यूज कहेगा बिकती नहीं है। हालांकि इसके अगेंस्ट आप इंडिया का मीडिया या किसी और कंट्री का मीडिया उठा के देख लें तो वो 50% से ज्यादा पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर दिखा रहा होता है। हम ये क्यों नहीं कर पाते? हमें ये करना चाहिए और अल्टीमेटली मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मीडिया जिस तरह वकीलों की तरह एक गुंडागर्द तंजीम बन गई है, इसको गुंडागर्दी से बाहर आना चाहिए, अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर अपना जो पार्ट प्ले करेगा, कोई पॉजिटिव चेंज लेके आएगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी से बेनिफिट मिलेगा। जी सर, ये हमारा कंसर्न है। ये शहरोज अहमद भाई हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है और उनका सवाल ये है कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो डॉक्टर से, हॉस्पिटल से और सर्जरी वगैरह इन चीज़ों से डरते हैं और इसी डर की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हम उन लोगों की मदद किस तरह करेंगे? और मैम एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम लोग डिप्रेशन को डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जहाँ तक इनके सवाल की बात है, तो जो फियर आता है किसी भी चीज को लेके, जिस तरह ये डॉक्टर के पास जाने का है, तो फियर हमेशा जो है वो मिसट्रस्ट आता है कि जब आप या तो किसी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या आप किसी से सुनते हैं और आप उस चीज को एसोसिएट कर लेते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो उस इवेंट को इस कदर आप कह लें कि फिक्स कर देता है कि हमें लगता है कि अगर हम, जैसे किसी ने में भी सुना हो कि जो कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो अब उसने चूंकि एसोसिएशन कर ली, उसने एक माइंड में वो थॉट बना ली है, तो अब फियर से वो प्रोसेस है, आपको पता है फियर से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। और कोविड के ये जो अभी रहा है तो उसमें यही कहा जा रहा था कि आप पॉजिटिव सोचें, फियर नहीं लें, अपने तौर पे एहतियात करें। तो वो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसमें आपको इम्यूनिटी की जरूरत थी कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। लेकिन ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि जब आप फियर डरते हैं ना तो आपकी बॉडी को लगता है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आने लगी है, तो वो अपने सारे सिस्टम जो है वो उसको इस तरह ऑन कर लेता है जिस तरह एक पायलट ने जहाज चलाना होता है और वो सारे अपने मोड्स ऑन कर देता है ना
कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं उसको टैकल कर सकूं, इस तरह बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो उसमें फिर आस्ता आस्ता डेप्रिसिएशन आने लग जाती है। तो सब ऐसे जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं जिनकी, उनको सबसे पहले उनकी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपका डिप्रेशन जो है वो यहीं से कॉज होता है कि आपकी जो कॉग्निशंस हैं वो चेंज हो रही होती हैं। तो उनको ट्रस्ट दिलाया जाए। और दूसरी चीज एक्सपोजर, जब तक आप उस चीज को एक्सपोज नहीं करते उनको, वो कभी भी डर खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस तरह बहुत सारे लोगों को फोबियाज हो जाता है, तो उसमें भी एक ट्रीटमेंट किया जाता है कि उनका उस चीज से एक्सपोजर करवाया जाता है। किसी का कोई ड्राइविंग से है, हाइट से है, उनको एक्चुअली वो फील करवाया जाता है, क्योंकि जब तक वो आस्ता आस्ता एक्सपोजर नहीं होता तो वो उस चीज से निकल नहीं पाते। और सेकंड आपने क्वेश्चन पूछा था डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का। जी मैम। ठीक है, अच्छा डिप्रेशन, जी मैंने कहा डिप्रेशन को डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, क्योंकि हमने जो सोसाइटी में देखा है कोई एक सोल्यूशन नहीं देखा, बहुत से इसके सोल्यूशन जो है, हर कोई एक अपना जो है मेंटल लेवल से एक अपनी सोच बता रहा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन भी है या नहीं। अच्छा, जहां तक आप ट्रीटमेंट या सोल्यूशन की बात करते हैं तो हर पेशेंट के लिए जो है इसको हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। आप एक ही कोई सोल्यूशन या ट्रीटमेंट सब पे लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबके बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चर्स डिफरेंस आ सकते हैं, फैमिली डिफरेंट आ सकते हैं, और किस तरह वो उस चीज को कोप करेगा वो भी डिफरेंस आ सकते हैं। जहां तक डायग्नोस की बात है तो ये इसके जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट किए जाते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ सवालात होते हैं। कुछ होता है कि अगर आपके पेशेंट इस काबिल हैं कि वो खुद सॉल्व कर सकें, वो उनसे करवाए जाते हैं। नहीं तो अगर उनकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है तो वो उनसे पूछ के, या उनके जो भी कोई जो साथ कोई पेरेंट होता है उससे पूछ के वो फील करवाया जाता है। उससे आपको सिवियरिटी, एक नंबर आता है और आपको सिवियरिटी पता लग जाती है कि वो किस डोमेन में फॉल कर रहा है। उसके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। लेकिन यही बात है कि सबसे पहले तो सोसाइटी में ही या आपकी फैमिली से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। इस चीज को हम लोगों ने बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना लिया हुआ है कि मतलब डिप्रेशन एक कोई खौफनाक कोई चीज है, या पहली तो बात हम ये इसको समझते ही नहीं बीमारी। हम फिजिकल इसको इम्पोर्टेंस तो देते हैं लेकिन इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये भी एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसका ट्रीट ऐसे खुद से नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तो फर्स्ट वे में यही है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और उसके साथ जो है वो आपकी वो उसके बाद डिजाइन करते हैं कि थेरेपी करनी है, काउंसलिंग करनी है, किस तरह है। अगर अपने तौर पे आप बात करें कि अगर किसी को कोई जाना नहीं चाहता या उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो विजिट कर सके और वो खुद से क्या कर सकता है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो ये है कि आपको सबसे पहले इंसाइट की बात आती है। इंसाइट ये है कि आप अपने आप को अवेयर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा गया है कि जो डिप्रेशन एंजाइटी के लोग होते हैं वो अवेयर ही नहीं होते। तो उनको जब पूछा जाता है ना कि क्या हुआ था या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते पता नहीं। एंजाइटी के लोगों से पूछते हैं, एंजाइटी के लोगों को पता होता है, मतलब कोई ना कोई इवेंट होता है या वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हमें इससे रिलेटेड एंजाइटी हो रही है। लेकिन डिप्रेशन में जो है वो अननोन हो जाता है, वो ये बयान नहीं कर सकते हैं। तो आपको चेन बाय चेन जो है वो सवालात के जरिए, थेरेपी के जरिए उस पॉइंट पे जाना होता है कि वो कौन सा इवेंट था ट्रिगरिंग जिसने ये सब कॉज किया है। फिर उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी उनके आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी जो फैमिली सिस्टम है वो क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, इससे रिलेटेड सवाल भी होते हैं। तो टेक्निक की जहां तक मैं बात कर रही थी कि जो खुद आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी ही थॉट्स को चैलेंज करें। थॉट्स को किस तरह चैलेंज किया जा सकता है? जैसे अगर मैं अब कहती हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं आई एम बर्थलेस और मैं नाकाम होंगी, तो आप इस चीज को इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि नाकाम होना ये आपने खुद को कहा, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? क्या ऐसी है कि आप पूरी दुनिया में जनरलाइज कर सकते हैं इसको? नहीं, आप खुद ही अपने आप को इनकाउंटर कहेंगे कि नहीं, मेरी ये थॉट ठीक नहीं। फिर इसके अलावा आप परसेंटेजेस बनाते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो कॉज कर रहा है, उसमें मेरा क्या रोल है। इसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। यानी आप ये सोचें कि इस जो मैं ये सोच रहा हूँ या ऐसे करने से मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ? नहीं, अगर सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, इट मीन्स कि आपकी थॉट्स में प्रॉब्लम है। तो इसमें हम मेडिटेशन टेक्निक्स का भी कहते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस जो है ना वो टेक्निक्स भी आती हैं। तो मेडिटेशन जो है वो बेसिकली ये है कि आप जो है रात को जिस तरह सोते वक्त
सोने से पहले टोटली आपकी हर चीज बंद हो, यानी मोबाइल, हर मीडिया, आपकी आंखें बिल्कुल क्लोज हों और आप बिल्कुल अवेयर हों अपने आप से। अच्छा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सुकून से लेटे भी हों या कुछ भी हो तो हम चीजों को एनालाइज करने लग जाते हैं। एनालाइज नहीं करना हर दफा। तो डिप्रेशन के लोगों को ये बहुत ज्यादा कहा जाता है, ये जो मैं मेडिटेशन का कह रही हूँ या माइंडफुलनेस जिसे हम कहते हैं, कि हम ज्यादातर माइंडलेसनेस की सूरत हाल में होते हैं। अक्सर खाना खाते वक्त हमने मोबाइल साथ रखा होता है, तो हमें हमारे ब्रेन को समझ नहीं आ रही होती कि उसने किस तरह फोकस करना है। तो माइंडफुल टेक्निक जो है वो यही है कि आप अवेयर हों कि जैसे छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करें कि आप लेटे हैं, आप अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट करें। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स जिस तरह हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो करते हुए आपने अपने जिस्म को टोटली ढीला छोड़ना है और अपनी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अपने बेली पे हाथ रख के या डायफ्राम पे हाथ रख के उसको ऑब्जर्व करें। टोटली ऑब्जर्व करें। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये 1 मंथ तक तकरीबन करें। और रोजाना अपनी जो खुद की जो आप कहते हैं क्या प्रोग्रेस आ रही है उसको भी ट्रैक करें। दूसरी जो मैंने टेक्निक की बात की सेल्फ हिप्नोसिस, उसमें ये है कि आपको पता है कि हमारा एक शाउर होता है और एक लाशऊर होता है जी। तो जो लाशऊर होता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें चली जाती हैं जो कि हमें भी पता नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपको सारी जिंदगी जो है वो याद रहती हैं, उनका असर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है। तो अनकॉन्शियस में वो बातें जाती हैं कि जब आप दिमाग को बार बार कहते हैं ना कोई चीज रिपीटेडली, तो वो समझ लेता है कि एक इम्पोर्टेंट टास्क है और वो आपको उस तरफ ले जाता है अनकॉन्शियस की तरफ। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ते वक्त अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो उनका जो ध्यान है वो कहीं और चला जाता है, लेकिन स्टिल वो नमाज ठीक पढ़ रहे होते हैं। जब जैसे ही उनको एकदम ख्याल आता है कि ओहो हमने शायद गलती तो नहीं कर दी, जब कॉन्शियस में आते हैं तो वो गलती करने लग जाते हैं जी। अनकॉन्शियस जो है वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करता है। और बात ये कि हम वही बात कि रिपीटेडली हमने इतनी चीजों को कहा होता है उसको, तो वो अनकॉन्शियस में चली जाती है। अब इसको यानी आपने अनलर्न करना है। बेसिकली आपने अनकॉन्शियस को समझाना है कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्सरसाइज जो है वो रोजाना तकरीबन 15 मिनट की जाती है और 1 मंथ तक जो है इसको किया जाता है। उसमें यह है कि आपने अपने आप को जिस तरह सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को सेल्फ टॉकिंग में वो बातें बतानी है। जैसे अगर आपने कोई बुरी आदत खत्म करनी है, आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं या आपकी कोई फूड हैबिट है, तो आप अपने अनकॉन्शियस को पुकारें और उसको कहें कि मुझे ये चीज खत्म करनी है और मुझे ऐसे ऐसे करना, पूरा प्लान बनाएं। याद रहे कि कुछ ऐसी एब्रप्ट चीजें भी आपने नहीं कह देनी जिस तरह हम चाहते हैं कि फौरी सोल्यूशन आ जाए कोई 1 हफ्ते में। तो ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है। आप बार बार वो रिपीटेडली जो है वो सेंटेंसेस कहते हैं, तो आस्ता आस्ता ब्रेन को लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और वो उस तरफ आने लग जाता है। जैसे हमने कोई एक्सरसाइज या वेट लॉस स्टार्ट करना होता है, तो हमारे से अक्सर स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाते, हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो कि अचीव ही नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके, और उस चीज को लॉन्ग रन में लेकर जाएं। सर लास्ट में आप ये मैडम से क्वेश्चन बाद वाइंड अप करते हैं जी। मैम मैडम आपसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है और वो ये है कि अगर किसी इंसान को शदीद गुस्सा आ रहा हो तो अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को वो नॉर्मल किस तरह बना सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, अब ये जो इमोशंस हैं जिसमें एक एंगर इमोशन भी है, तो ये आप समझें कि जो कोई भी इमोशन का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो 12 मिनट होता है तकरीबन। अब एंगर को अगर आप इस तरह लें, उस वक्त आप अगर कॉन्शियस हो जाएं और आपको पता लग जाए कि ये जो मुझे फीलिंग आ रही है ये सिर्फ 12 मिनट की है, उसके बाद इसने चले जाना है, और वही टाइम होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल में कर लें। क्योंकि अगर आप उसी दौरानिए में अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, ओब्वियसली आप रिएक्ट करते हैं बैड वे में किसी तरह भी, तो आपको बाद में गिल्ट भी होता है। तो उसी इसकी प्रैक्टिस से ही आती है, एकदम तो ऑब्वियसली नहीं आ सकती क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। तो आपका जो सबसे पहला जो पर्पस है वो यही होना चाहिए कि उस दौरानिए में आप फौरन अवेयर हो जाएं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दें, फौरन डिस्ट्रैक्ट कर दें किसी भी चीज से।
कोई भी आपकी कोई हॉबी हो सकती है, ऐसी कोई सोच हो सकती है और उस जगह से आप जा सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होना उस दौरानिए में बहुत ज़रूरी है और आप आस्ता-आस्ता देखेंगे विद इन अ वीक कि जब आप उस पीरियड से निकलते हैं, तो आपको वाक़ई एहसास होता है कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो जो उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त आपका जो जी, ब्रेन ऐसे है, ही होता है। वो हर चीज़ को इतना नेगेटिवली ले रहा होता है कि जी, आपको पॉज़िटिव चीज़ भी किसी की नेगेटिव ही लगेगी। नेगेटिव तो नज़र लग बेसिकली ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो बेसिकली उसने हमें बहुत लांछों में डाला हुआ है और वो एक गेम्स ही खेलता रहता है हमारे साथ, कभी हार्मोन्स के ज़रिए, कभी केमिकल्स के ज़रिए। तो ब्रेन की मैं भी कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, बड़े मज़े की, कि जो ब्रेन है ना, वो बड़ा ही कोई बाय डिज़ाइन सुस्ती का मारा है, कि काम करने जी, से बड़ा घबराता है और ऐसे फौरी हल चाहता है शॉर्ट टर्म चीज़ों में। तो हम ना हर चीज़ों को, आपने देखा, फौरन एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अच्छा ऐसे-ऐसे हुआ क्योंकि ऐसे था। क्योंकि जी, कोई भी, जैसे हम कोई वाक़या, अच्छा ये उस वक़्त उसने मुझसे ऐसे बिहेव किया क्योंकि मेरे साथ उसका कुछ ही है। फौरन कंक्लूजन निकालता है। तो ब्रेन को हम जितना नेगेटिव कनेक्शंस देते हैं, वो कनेक्शन से पूरा वो वेब बना लेता है। हमने वो जी, कनेक्शंस तोड़ने हैं। कि वो उसके जी, पास रास्ता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट अपनी डिस्कस कर रहा था प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि मैम मुझे लगता है कि मुझे डेथ एंजाइटी होने लग गई है। अच्छा, डेथ एंजाइटी होने लगी है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी खुलेगी कि नहीं और मेरा कैरियर फ्लॉप हो जाएगा। मतलब इतनी छोटी सी बात से उसने इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया। तो मैंने उसको कहा कि क्या हो जाएगा, ब्रेन को अच्छा मर जाओगे, कुछ नहीं होता, मरने दो। तो कहता, जब मैंने अपने ब्रेन को इस तरह समझाया ना कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे मारना मार दो, मैं फाइट कर लूंगा, तो वो थॉट जो थी, वो सारी जो फीलिंग थी, वो एकदम डिस्क्लोज हो गई। कि ब्रेन कहता है भाई इसने तो मेरा मुकाबला कर लिया है, तो मैं क्या इसको आगे से तंग करूं, अब मैं क्या इसको थॉट्स दूं। तो ये चैनल्स हमने बेसिकली अनवायर करने होते हैं। जी। तो सर लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए सबसे जो, जैसे हमने हमारा इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये था कि अल्टीमेटली जो दो स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी के, एक पेरेंट्स और टीचर। हम हर जी, डिस्कशन में, हर में इसके ऊपर बात करते हैं। पेरेंटिंग के जी, ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं, ये ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर फोकस किया जाता है। तो अल्टीमेटली हमारी बात का, हमारी चीजों का लुफेबुल लुभाव ये है कि अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी मुआशरे के अंदर पेरेंट्स को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने तरीके से अपने बच्चे को डील करना आना चाहिए। बच्चे को सोशल आइसोलेशन के अंदर नहीं फेंक देना चाहिए। जी, बच्चे को अच्छे तरीके से डील करना चाहिए और बच्चे को एक ऐसे तरीके से डील करना चाहिए जिसके जरिए बच्चे के दिल के अंदर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, और ट्रस्ट से जी, वो हर चीज करेगा। जब आप चीजें शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बच्चे, हमारी यूथ, हमारी यंग पॉपुलेशन कभी भी सोशल आइसोलेशन का शिकार नहीं होगी और अच्छे दोस्तों में, अच्छी हैबिट्स के साथ एक हेल्थी इन्वायरमेंट को प्रॉस्पर कर सकते हैं। जो हमारा स्कॉलर सेज का पर्पस ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को एक इंफॉर्मेटिव और एक प्रोडक्टिव पार्टनर हमारी सोसाइटी का किस तरह से बनाया जा सके। मैं जी, बेहद हूँ मिस महम एजाज का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हम यूजुअली गाहे बगाहे आपको ऐसे सेशंस के लिए जहमत देते रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने इनवाइट किया इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, क्योंकि इस पे तो बात करें तो बातें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतने ऐसा ज़्यादा ही है। इस चीज़ों की बहुत सारी इवन टेक्निक्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, और आजकल तो बहुत ही। तो मैं बस इस चीज़ को इस तरह कहना चाहूँगी कि एक बात, यानी आप कह लें कि एक रेमेडी है कि जितना हो सकता है सेल्फ टॉक से बचें, खास तौर पे जी, ऐसी जो कि क्रिटिकल होती है। हम जी, अपने बारे में अक्सर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक टेक्निक होती है कि आप ये सोचें कि अगर यही वर्ड्स जो मैं अपने आप को कह रहा हूँ, क्या मैं अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को कह सकता हूँ? तो आपका ब्रेन कहता है कि नहीं, ये नहीं, मैं ऐसा नहीं, कह सकता। तो इट मीन्स कि आप अपने साथ ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं और जी मैम, अपने माइंड को इस तरह बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपना चीज़ों को शेयर करें, यानी ये बेसिकली कैथारसिस का अमल होता है। अगर आपके पास, आप सोचते हैं कि फ्रेंड नहीं है या कोई शेयरिंग पार्टनर नहीं है, तो अपनी हॉबी कोई ऐसी कर लें। जिस तरह मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ, लोग जब उनको पता लगता है तो वो हंसते भी हैं कि अब एक कलरिंग बुक है बेसिकली, जिसको मंडेला बुक्स कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि अब आप इस उम्र में हमसे कलर करवाएंगी। तो मैं कहती हूँ कि ये उस नौयत की नहीं है। बेसिकली उनमें उन्होंने बड़े फाइन पैटर्न्स बनाए हुए हैं। वो जी, पैटर्न्स ऐसे हैं कि जब आप उनको कलर करना शुरू करते हैं या डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो आप इतना इंडल्ज हो जाते हैं
कि आपके अंदर फिर वो आई थिंक व्यूअर्स मैम की शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग इस सेशन को एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। और एंडिंग में मैं आप तमाम व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। इकबाल का एक शेर है, इकबाल क्या खूब लिखते हैं और कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज कर, तू शाहीन है परवाज कर, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अगर हम इकबाल के इस शेर को देखें, इस शेर के करोड़वें हिस्से में इकबाल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक इंसान के सामने उम्मीद का एक दरवाजा बंद होता है तो उसके सामने कई और दरवाजे भी खुल जाते हैं। एक इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो खुद को कामयाब ना समझ ले। जब तक हम लोग अपने रास्ते पर चलते रहेंगे तब उस वक्त तक हम लोग कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जो सही रास्ता होता है उसमें हर्डल्स भी आती हैं और आजमाइशें भी आती हैं, और एक कामयाब इंसान वही होता है कि जो हर्डल्स को भी बर्दाश्त करे और आजमाइशों का सामना करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के दरमियान हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।